Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steels, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. Multani Pachmina, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। 4399 आज इस आंकड़े की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। ये उन दिनों की संख्या है जिनके दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने पद पर रहे और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। अपने इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इतने लंबे समय तक भारत माता की सेवा करने का सौभाग्य सिर्फ ईश्वर के आशीर्वाद से ही संभव है। आज हम सत्ता के शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के इस नए रिकॉर्ड को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या टीएमसी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो सकता है? अब यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस में वापस लौट सकती हैं, लेकिन क्या कांग्रेस से हाथ मिलाकर ममता बनर्जी अपने सांसदों की बगावत को रोक पाएंगी? क्योंकि अब लगातार ऐसे सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है और यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और साइनी घोष जैसे ममता बनर्जी के करीबी नेता भी अब टीएमसी छोड़ सकते हैं। और आखिर में हम आपको ब्रिटेन के बेलफास्ट शहर में हुए दंगों की तस्वीरें दिखाएंगे। 8 जून को सूडान के एक शरणार्थी ने यहीं के एक नागरिक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद यहां के स्थानीय लोगों ने कई घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। आज हम ब्रिटेन में शरणार्थियों के खिलाफ भड़के गुस्से का विश्लेषण करेंगे और हमारे देश में विपक्ष के जो नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों का बचाव करते रहते हैं, उन्हें आज ये खबर जरूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको वही तस्वीरें दिखाते हैं। ब्रिटेन के बेलफास्ट शहर में दंगों की तस्वीर। 9 जून की रात बेलफास्ट के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सड़कों पर कारों और गाड़ियों में आग लगा दी। बेलफास्ट के एक इलाके में लगभग 100 लोगों की भीड़ ने कई घरों में तोड़फोड़ की और फिर उनमें आग लगा दी। कुल मिलाकर पूरे शहर में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की 62 घटनाएं हुई। जब पुलिस इन्हें रोकने के लिए आई तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पेट्रोल बम फेंके और पत्थरबाजी की। सबसे पहले आप इस शहर में दंगों की ये तस्वीर देखिए, जिनसे आपको पता चलेगा कि दंगाई चाहे भारत में हो या फिर ब्रिटेन में हो, उनकी सोच और तौर तरीके एक जैसे होते हैं। Can we get these cars moved? तो बेलफास्ट जहां की आपने तस्वीरें देखी, ये उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है और उत्तरी आयरलैंड का ये सबसे बड़ा शहर माना जाता है और ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अब आपको बताते हैं कि ये दंगे आखिर वहां क्यों हुए। 8 जून को बेलफास्ट में सूडान के एक शरणार्थी ने सड़क पर सरेआम इसी शहर में रहने वाले एक ब्रिटेन के नागरिक पर चाकू से जानलेवा हमला किया। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया,
जिसमें यह दावा किया गया कि इस शरणार्थी हमलावर ने ब्रिटिश नागरिक का गला काटने यानी सर तन से जुदा करने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस हमलावर पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है, क्योंकि जो नागरिक था ब्रिटेन का जिस पर हमला हुआ वो बच गया, लेकिन बुरी तरह से घायल है। हमले की वजह से इस ब्रिटिश नागरिक ने अपनी बाईं आंख हमेशा के लिए खो दी है और उसके सिर, चेहरे तथा पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। यह हमलावर शायद इस ब्रिटिश नागरिक की जान लेना चाहता था, लेकिन तब वहां मौजूद लोगों ने इस हमलावर को रोक लिया और यह हमलावर उसी अपार्टमेंट में रहता था जहां यह ब्रिटिश नागरिक रहता था। हालांकि पुलिस अब तक ये पता नहीं लगा पाई कि इस शरणार्थी ने यह हमला आखिर क्यों किया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान भी इस हमलावर का जो रवैया था वो बहुत आक्रामक था और उसने एक नर्स को भी ऐसे ही जान से मारने की धमकी दी। इस क्रूर हमले ने बेलफास्ट के लोगों के गुस्से को भड़का दिया और इसी हमले के बाद बेलफास्ट के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई और उनका गुस्सा शहर में रहने वाले दूसरे शरणार्थियों पर फूटने लगा। इन प्रदर्शनकारियों ने खास तौर पर उन इलाकों में जाकर तोड़फोड़ की जहां ज्यादातर विदेशी या दूसरे देशों से आए शरणार्थी रहते हैं और बेलफास्ट में डर का ऐसा माहौल बन गया जिसकी वजह से कई परिवार अपना घर छोड़कर भाग गए। प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ ने कई सड़कों को जाम कर दिया और फिर एक बस में भी आग लगा दी और इस हिंसा के दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे को फेस मास्क से ढका हुआ था। Oh my god! Oh my god! अब आपको उस शरणार्थी हमलावर के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से बेलफास्ट में दंगे भड़क गए और पूरी दुनिया में अब शरणार्थियों के बारे में चर्चा शुरू हो गई। सूडान का रहने वाला ये शरणार्थी है 30 वर्ष का हादी अलोदिद। इसका नाम है हाली अदोदिद। पुलिस के मुताबिक ये हमलावर सबसे पहले अफ्रीका के एक देश सूडान से फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचा, फिर आयरलैंड के डबलिन शहर गया और वहां से फरवरी 2023 में ये उत्तरी आयरलैंड पहुंच गया। इसने ब्रिटेन में शरण के लिए आवेदन किया था, इसे ब्रिटेन में शरण चाहिए थी और सितंबर 2023 में उसे वर्ष 2028 तक यानी 5 साल के लिए ब्रिटेन में रहने की इजाजत मिल गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो शांति बनाए रखने और बेलफास्ट के लोगों को हर हाल में न्याय दिलाएंगे और बेलफास्ट पुलिस के मुताबिक अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि यह हमलावर कानूनी तरीके से ब्रिटेन आया था या फिर अवैध तरीके से ये यहाँ पर आया है। This morning I spoke with the First Minister, the Deputy First Minister and the Chief Constable. And the Secretary of State for Northern Ireland is meeting leaders in Belfast today. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done. Yeah, what happened last night on the streets of Belfast, barbaric, horrific in every way. We know that the man was of Sudanese origin. Number 10, a point blank refusing to say whether he came here legally or illegally. All that we know is that he was given leave to remain. Well, I'm sorry, but we're giving out that sort of status. We're dishing it out like Smarties to people we haven't properly checked. And I very much doubt whether this man should have been in Britain at all. पिछले कुछ समय से ब्रिटेन में शरणार्थियों और दूसरे देशों से आकर बसने वाले लोगों पर लगातार बहस चल रही है। ब्रिटेन की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है और वहां इस समय लगभग 1.5 करोड़
प्रवासी हैं, यानी ऐसे लोग जो दूसरे देशों से आकर ब्रिटेन में बस गए हैं, यहाँ रहने लगे हैं। और अकेले वर्ष 2025 में ही यहाँ लगभग 8 लाख नए प्रवासी आए हैं। इस वर्ष मार्च के महीने तक लगभग 93,000 लोगों ने शरण के लिए आवेदन दिया है ब्रिटेन में, और इसमें सबसे ज़्यादा लगभग 10% लोग पाकिस्तान से हैं। बड़ी बहस जो हो रही है वो ये है कि इन यूरोपीय देशों में बड़ी संख्या में दुनिया भर से लोग शरण के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमें आपके यहाँ शरण चाहिए, क्योंकि हम किसी न किसी वजह से अपने देश में परेशान हैं। और यूरोपीय देश जब उन्हें शरण दे देते हैं तो फिर वो वहाँ जाकर क्या करते हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये अब दुनिया भर के देशों की समस्या बनता जा रहा है। ब्रिटेन के बारे में मैंने आपको बताया अभी। अब देखिए बेलफास्ट से लगभग 1300 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड में क्या चल रहा है, और वहां भी दूसरे देशों से आए शरणार्थी और प्रवासी स्विट्जरलैंड की पहचान के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। अब स्विट्जरलैंड में अपनी राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए एक जनमत संग्रह करवाया जा रहा है, और इस जनमत संग्रह का नाम है नो टू अ स्विट्जरलैंड विद 10 मिलियन पीपल। हिंदी में इसका मतलब होगा 1 करोड़ की आबादी वाला स्विट्जरलैंड हमें मंजूर नहीं। और यह जनमत संग्रह यहाँ की स्विस पीपल्स पार्टी करवा रही है, यानी 14 जून को स्विट्जरलैंड के लोग ये तय करेंगे कि वर्ष 2050 तक यहाँ की आबादी 1 करोड़ के नीचे रखी जाए या नहीं, और कहीं स्विट्जरलैंड भी अगला बेलफास्ट न बन जाए, इसीलिए वहां पर यह जनमत संग्रह करवाया जा रहा है। इस समय स्विट्जरलैंड की आबादी सिर्फ 91 लाख है। अगर आप तुलना करें तो भारत की राजधानी दिल्ली की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है, यानी स्विट्जरलैंड में पूरे देश में जितने लोग रहते हैं उससे लगभग 3 गुना ज्यादा लोग अकेले दिल्ली शहर में रहते हैं। स्विट्जरलैंड में जन्म दर बहुत कम है। यहाँ की महिलाएं औसतन 1.28 बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि आबादी को स्थिर रखने के लिए यह आंकड़ा कम से कम 2.1 होना चाहिए। और यही वजह है कि स्विट्जरलैंड की आबादी यहाँ पैदा होने वाले लोगों की वजह से नहीं बढ़ रही, बल्कि उनकी वजह से बढ़ रही है जो लोग दूसरे देशों से आकर यहाँ पर बस रहे हैं। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर दूसरे देशों से आने वाले लोग ऐसे ही स्विट्जरलैंड में आकर बसते रहे तो बहुत जल्द यहाँ की आबादी 1 करोड़ के पार चली जाएगी। और स्विट्जरलैंड के लोगों को इसी मुद्दे पर अपनी राय बतानी है कि वो अपने देश की आबादी को 1 करोड़ के नीचे रखना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार चला जाए। आज स्विट्जरलैंड की लगभग 32% आबादी विदेशी मूल की है, और पिछले कई वर्षों में लगभग 25 लाख लोग दूसरे देशों से यहाँ पर आकर बस चुके हैं। अब वहाँ के लोकल नागरिक इस बात से परेशान हैं कि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से स्विट्जरलैंड के बुनियादी ढांचे पर बहुत बोझ पड़ रहा है, और स्विट्जरलैंड की अपनी सांस्कृतिक पहचान यानी स्विसनेस भी कमजोर हो रही है। इसलिए स्विट्जरलैंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की संख्या को अब कंट्रोल किया जाए। बेलफास्ट में दंगों की तस्वीरें आज हमारे देश के उन विपक्षी नेताओं को जरूर देखनी चाहिए जो पश्चिम बंगाल और पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई का विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अब तक लगभग 5,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है। बेलफास्ट के दंगों का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर घुसपैठ की समस्या का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो ये किसी भी देश में लॉ एंड ऑर्डर और समाज में तनाव की बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। इसकी वजह से उस देश के जो अपने नागरिक हैं वो परेशान होने शुरू हो जाते हैं। 4,399 आज इस आंकड़े की चर्चा भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। यह आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। आप भी सोचते होंगे कि 4,399 क्या है, तो ये उन दिनों की संख्या है जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे, और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। 4,399 जो आपने देखा, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि ये वो नंबर है जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता का गणित बदल दिया। वैसे तो राजनीति में रिकॉर्ड बनते भी हैं और टूटते भी हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड सिर्फ आंकड़े नहीं होते बल्कि वो इतिहास की दिशा बदल देते हैं, और आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा ही दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो लगातार 4,398 दिनों तक
देश के प्रधानमंत्री रहे थे। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार के कामकाज को आज हमने अपनी भाषा में डिकोड किया है। तो अगर डिकोड की भाषा में हम उनके कार्यकाल को देखें तो देखिए, डी का मतलब है डेवलपमेंट, ई का मतलब यानी इकोनॉमी, सी यानी हमारे देश की कल्चर, ओ का मतलब है आउटरीच, डी यानी डिजिटल इंडिया और ई का मतलब है एम्पावरमेंट। और अगर आप इसको डिकोड करके देखेंगे तो यही इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा भी रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के बारे में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि हिंदू ग्रोथ रेट के नैरेटिव के जरिए कांग्रेस देश के धीमे विकास के लिए हिंदुओं को ही लंबे समय तक जिम्मेदार ठहराती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस धीमी विकास दर को दशकों तक हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया, असल में उसका नाम कांग्रेस ग्रोथ रेट होना चाहिए। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, पहले आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज कृष्णा ने वर्ष 1978 में भी किया था और ये शब्द 1950 से 1980 के दशक के बीच भारत की लगभग 3.5% वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी थी। हिंदू शब्द का प्रयोग यहाँ धार्मिक अर्थ में नहीं बल्कि एक व्यंग और आलोचना के रूप में किया गया था। हिंदू ग्रोथ रेट के जरिए ये संकेत देने की कोशिश की गई थी कि भारत जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, वो भाग्य, कर्म और संतोष जैसे विचारों को मानते हैं और इसीलिए धीमी आर्थिक प्रगति को आसानी से ये हिंदू स्वीकार कर रहे हैं। मतलब ये कि कांग्रेस के शासन का ये वो युग था जब तुष्टीकरण के वजह से जो भारत की कम ग्रोथ रेट थी आर्थिक रूप से, उसके लिए भी हिंदुओं को ही दोषी ठहरा दिया गया था। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अब तक के सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो लगातार 4398 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक प्रस्ताव भी पारित किया। तो देखिए, सबसे पहले आप ये आंकड़ा देख लीजिए। मैं पहले वो आंकड़ा फिर से आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी 4399 दिन लगातार, जवाहरलाल नेहरू 4398 दिन, इंदिरा गांधी 4077 दिन और डॉक्टर मनमोहन सिंह
56 दिन। ये देश के 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया है। आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक प्रस्ताव पारित किया और उनके नेतृत्व, उपलब्धियों और विकसित भारत के विजन का समर्थन किया। इस प्रस्ताव में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने का जिक्र किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याण नीतियों की प्रशंसा की गई। इसमें भरोसा जताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में वो आगे बढ़ेगा। तो आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें केंद्रीय मंत्रियों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आज जबरदस्त तालियां बजाई। वो तस्वीरें आप देखिए। तो पहले आज दिन में ये कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें एक खास तौर पर एक प्रस्ताव पारित किया गया प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में। उनकी प्रशंसा करते हुए पूरे कैबिनेट ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। इसके बाद आज भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की विशेष बैठक में भी सम्मानित किया गया। एक खास बैठक बुलाई गई जिसमें एनडीए के बड़े बड़े नेता आए थे, जो घटक दल हैं एनडीए के, और उनके मुख्यमंत्री भी आए थे। इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और एनडीए के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पेश किया। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व सुशासन, जवाबदेही, पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक है। Table before this August House gathering, resolution of gratitude, a historic tribute to India's longest-serving, continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The right leader at the right time, at the right place. Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation. That is his strength. He is both our anchor and our innovator. Working with a single agenda, that is nation first, a principle that all of us has constantly keep it in mind. Entire nation has to follow. 21st century belongs to Narendra Modi ji. 2001 he elected as Chief Minister. Now nearly 25 years. Sometimes I am also introspecting myself. How is able to live up to the expectations of the people? That is very, very important. That is the leadership Honorable Prime Minister is having. लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, सभी साथियों ने उस पर समर्थन और अपने संवाद और अनुभव के साथ अपनी बातें रखी हैं और अनुप्रिया पटेल जी ने पूरे प्रस्ताव को हम सबके बीच में रखा है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन सभी लोग खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन भी करें और इस प्रस्ताव को पास करें। आज एनडीए की इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को झालमुड़ी बनाकर खिलाई। पश्चिम बंगाल की राजनीति से लोकप्रिय हुआ झालमुड़ी अब भी ट्रेंड कर रहा है और इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आज इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। आप भी देखिए।
ये वाला चाहिए। थोड़ा देते रहो। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका बहुत बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि पर आज देश भर में बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के सांसदों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने मंदिरों में जाकर पूजा की। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतने लंबे समय तक देश की सेवा का सौभाग्य मिलना ईश्वर का आशीर्वाद है और देश की सेवा उनके लिए एक साधना है। आज का दिन आप सभी ने मेरे लिए बहुत यादगार बना दिया है। मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने का अवसर, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। आपने इस अवसर पर मुझे सम्मानित किया, इतना मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना, ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। तो प्रधानमंत्री मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। और आज के ज़माने में जब दूसरे देशों में लगातार इतनी राजनीतिक अस्थिरता है, ऐसे समय में दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लगातार इतने दिनों तक इस पद पर बने रहना, ये बताता है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। ये बताता है कि भारत के लोग प्रधानमंत्री मोदी को कितना प्यार करते हैं। और वो ये भी बताता है
कि लगातार इतने दिनों तक सत्ता में बने रहना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि वो ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और उसके कामकाज से इस देश की जनता कितनी खुश है। उनकी इस उपलब्धि पर रशिया, इटली, जर्मनी और श्रीलंका जैसे दुनिया के कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने उन्हें बधाई दी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक फोटो शेयर की है अपनी और उन्हें बधाई दी है। ये वो तस्वीर है जो उन्होंने आज फोटो अपनी शेयर की है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ये बधाई दी। पिछले 12 वर्षों में भारतीय राजनीति केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि इस दौरान उसका व्याकरण ही बदल गया है और अब भारतीय राजनीति में एक नया शब्दकोश बन चुका है। एक समय था जब भारतीय राजनीति जाति, तुष्टीकरण, परिवारवाद, गठबंधन की मजबूरियों और वोट बैंक जैसे शब्दों के इर्द गिर्द घूमा करती थी। लेकिन अब राजनीति के नए शब्दकोश में विकास, सुशासन, महिला सशक्तिकरण, नया भारत और राष्ट्रवाद जैसे शब्द सुनाई देते हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, उनकी नई भारत की राजनीति को जाता है। पिछले 12 वर्षों में देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव आए हैं। देखिए, सबसे पहला बड़ा बदलाव ये कि 2014 से पहले बीजेपी को मुख्य रूप से उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों और ऊंची जातियों की पार्टी माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी की पहुंच को नए सामाजिक वर्गों और नए क्षेत्रों तक पहुंचाया। एक पिछड़े वर्ग के नेता की पहचान, हिंदुत्व की वैचारिक शक्ति और गरीबों तक सीधे पहुंचने वाली कल्याणकारी योजनाओं के इस अनोखे संगम ने, इस नए कॉम्बिनेशन ने बीजेपी को आज देश की सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। और इसका परिणाम यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अब उन राज्यों में भी सत्ता में आ गई जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आज बीजेपी की सरकारें हैं जो कुछ वर्षों पहले तक लोग सोच भी नहीं सकते थे। बीजेपी आज केवल हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी नहीं रही, बल्कि ये एक अखिल भारतीय पार्टी बन चुकी है, जिसके फुटप्रिंट्स अब भारत के हर राज्य में आपको मिलेंगे। गठबंधन सरकारों के दौर में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा हुआ करता था, आपको याद होगा, क्योंकि उस जमाने में एक भी राष्ट्रीय पार्टी ऐसी नहीं थी जो क्षेत्रीय उम्मीदों को पूरा कर सके। और इसलिए एक समय ऐसा आया जब क्षेत्रीय नेता जो हैं वो लगातार उनका उदय हो रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इन 12 वर्षों में अब क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा भी पहले जैसा नहीं रहा और देश की राजनीति में आप इसे दूसरा सबसे बड़ा बदलाव कह सकते हैं। एक दौर में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी, बिहार में जेडीयू और आरजेडी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, उड़ीसा में बीजेडी, पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल और महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी पार्टियां बहुत प्रभावशाली और मजबूत थीं। वो गठबंधन सरकारों में अपना एजेंडा चलाती थी, ब्लैकमेल किया करती थी। आज ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू यादव, मायावती और चौटाला परिवार जैसे बड़े बड़े क्षेत्रीय नेता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत कमजोर हो चुके हैं। और ये सारी परिवारवादी पार्टियां थीं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, बीजेपी के मजबूत संगठन और आक्रामक चुनावी रणनीति ने इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस को भी बेहद कमजोर कर दिया और आज राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव पिछले 4 दशकों में सबसे कम है। बीजेपी की सफलता की एक बड़ी वजह मोदी सरकार की गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी थी और राजनीति के लिहाज से आप इसे तीसरा सबसे बड़ा बदलाव कह सकते हैं पिछले 12 वर्षों में। यानी अगर अब किसी पार्टी को चुनाव जीतना है तो उसे देश के आम लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए काम करना ही पड़ेगा। मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जनधन खातों जैसी योजनाओं ने करोड़ों गरीब परिवारों के बीच बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ा दी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो कहा करते थे कि दिल्ली से जो 1 रुपया गांव में भेजा जाता है वो गरीबों तक केवल 15 पैसे उसमें से पहुंचते हैं और 85 पैसे भ्रष्टाचार में ही कहीं खो जाते हैं। लेकिन आज लोगों को सरकार की हर योजना का लाभ बिना किसी कटौती के सीधे उनके बैंक खातों में मिलता है। इससे बीजेपी को उन लोगों का भी समर्थन मिला जो पहले इस पार्टी के पारंपरिक वोटर्स नहीं थे और यही है नया भारत और नई राजनीति। चौथा सबसे बड़ा बदलाव ये कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो रुतबा बढ़ा है, ऐसा रुतबा भारत के लोगों ने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। चाहे अमेरिका हो या रशिया, चीन हो, यूरोप हो या फिर अरब देश, भारत इन सभी देशों के साथ अब अपनी शर्तों पर काम करता है और आज भारत एक ऐसी वैश्विक ताकत बन चुका है जिसे कोई भी देश, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यही वजह है कि अब तक दुनिया के 32 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहाँ के बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। अब एक बार फिर से हम प्रधानमंत्री मोदी के 4,399 दिनों की बात करना चाहेंगे, जिसमें सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। अगर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ लगातार कठिन परिश्रम किया जाए तो 4,399 दिनों में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और इससे देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इतने दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं ली है। तो आपने ये देखा कि लगभग 4,400 दिनों में कैसे भारत जैसे इतने विशाल देश को बदला जा सकता है, 140 करोड़ लोगों के जिंदगी को छुआ जा सकता है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। और इस सब में उन्होंने लगाए हैं लगभग 4,000 दिन। तो 4,000 दिन एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है अगर काम करना चाहें तो। ये 4,399 दिन जो हैं, आप सोचिए इतने से दिनों में आप भारत में कितना बड़ा बदलाव आज महसूस करते हैं। आप अपने जब घर में रहेंगे तो भी आपको बदलाव महसूस होगा और जैसे ही घर से निकलेंगे तब भी आपको वो बदलाव महसूस होगा जो सिर्फ 4,399 दिनों में आप तक पहुंचा है। अब हम आपको सत्ता के शिखर का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लगातार इस पद पर हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2012 से लगातार यानी पिछले 14 वर्षों से रशिया के राष्ट्रपति पद पर हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्ष 2013 से लगातार यानी 13 वर्षों से राष्ट्रपति के पद पर हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये तीनों नेता पूरी दुनिया में सत्ता के शिखर पर रहने वाला एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है और ये इस समय दुनिया के सबसे तजुर्बेकार, सबसे अनुभवी नेता हैं जो अपने अपने देश की राजनीति में इस समय छाए हुए हैं। और इसलिए ये जो युग है, आगे चलकर इतिहास में इस युग को याद किया जाएगा जब 3 ऐसे नेता रहे दुनिया में, जहां प्रधानमंत्री मोदी हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं और शी जिनपिंग हैं। और ये 3 दुनिया के सबसे बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब आपको भारत की राजनीति के अंदर एक और बड़ी खबर बताते हैं। क्या टीएमसी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो सकता है? देश की राजनीति में आज इस खबर की बड़ी चर्चा हो रही है और अगर ऐसा होता है तो क्षेत्रीय पार्टियों के लिहाज से पिछले 4 दशकों में यह सबसे बड़ी राजनीतिक खबर होगी। पिछले 4 दशकों में आज तक टीएमसी जैसी किसी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी का किसी राष्ट्रीय पार्टी में इस प्रकार से विलय नहीं हुआ है। 1990 के दशक में कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा था जब कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़कर अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बना ली। ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेताओं ने अपनी पार्टियां बनाई और अपने अपने राज्यों में वो क्षेत्रीय क्षत्रप बन गए। उन्होंने अपनी अपनी सरकारें भी बना ली। उस समय इन सभी नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर उसे बहुत कमजोर कर दिया और धीरे धीरे इन सब राज्यों में कांग्रेस के ये पुराने नेता मजबूत होते चले गए, इनकी पार्टियां मजबूत होती चली गई और कांग्रेस वहां पर कमजोर हो गई। लेकिन अब अगर टीएमसी कांग्रेस में मिलती है तो पहली बार कोई बड़ी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस में वापस लौटेगी। वैसे ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में अपनी खुशी से नहीं, स्वेच्छा से नहीं, बल्कि मजबूरी में लौटेंगी। अगर लौटी तो आज ममता बनर्जी के पास अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए कांग्रेस में विलय करने का ही एकमात्र विकल्प बचा है। अगर ममता बनर्जी ऐसा नहीं करती तो हो सकता है कि टीएमसी उनके हाथ से छिन जाए। जैसे आपको याद होगा कुछ समय पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल गई थी। लोकसभा में ममता बनर्जी के 28 सांसद हैं टीएमसी के। इनमें से 19 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर लोकसभा में अलग बैठने की मांग कर दी है
और इन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए उस पत्र पर, यानी टीएमसी के 19 सांसदों ने बगावत कर दी है। 28 सांसदों का 2/3 जो नंबर होता है वो होता है 19, क्योंकि किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 नंबर चाहिए होता है। तो 28 सांसदों की ये पार्टी है, इसका 2/3 नंबर है 19, यानी लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी अब टूट सकती है क्योंकि इनके पास नंबर है। लेकिन अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं तो टीएमसी के ये 19 सांसद तब पार्टी शायद ना तोड़ पाएं, पार्टी ना छोड़ पाएं, और तब इन्हें मान्यता नहीं मिलेगी। इस गणित को समझिए। कांग्रेस के इस समय लोकसभा में 98 सांसद हैं और ममता बनर्जी के 28 सांसद हैं। 98 और 28 को अगर हम जोड़ लेते हैं, अगर ये दोनों पार्टियां मिल जाती हैं और टीएमसी विलय कर लेती है कांग्रेस में, तो इनका टोटल होता है 126, और 126 सांसदों की इस पार्टी को अगर तोड़ना हो तो 2/3 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, वो होता है 84 का नंबर। यानी कांग्रेस में टीएमसी के विलय के बाद कम से कम 84 सांसद जब एकजुट होंगे तभी वो पार्टी को छोड़ पाएंगे या तोड़ पाएंगे, और ये इस समय बहुत मुश्किल है। इसलिए हो सकता है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दें, हो सकता है कुछ दिनों के लिए करें, हो सकता है परमानेंटली कर दें। लोकसभा में जिन सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है उनकी लिस्ट आ गई है, और उस लिस्ट में ऐसा कहा जा रहा है सयानी घोष, यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग भी शामिल हैं। ये नेता एक ज़माने में ममता बनर्जी के बड़े करीबी लोग माने जाते थे, लेकिन आज इन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर तो 19 के हैं, लेकिन कई और ऐसे सांसद हैं टीएमसी के जो इस समय पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। टीएमसी के कांग्रेस पार्टी में विलय की अभी सिर्फ अटकलें ही लग रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी 9 जून को सोनिया गांधी से मिलने के लिए उनके घर गई थी। ममता बनर्जी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस को भी फायदा होगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को तुरंत एक बड़ा संगठन बना बनाया मिल जाएगा। इंडी गठबंधन की राजनीति भी पूरी तरह से बदल जाएगी और विपक्षी राजनीति का केंद्र फिर से कांग्रेस बन सकती है। विपक्ष में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा चेहरा फिर से बन सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनकी एक राष्ट्रीय नेता बनने की महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज टीएमसी का मतलब है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की जो पहचान है वो टीएमसी है और टीएमसी की पहचान है ममता बनर्जी, और वो अपनी पहचान को क्यों मिटाना चाहेंगी। लेकिन इस समय ममता बनर्जी के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ज़्यादा अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि टीएमसी में हर दिन कोई सांसद या कोई नेता इस समय पार्टी छोड़ रहा है। टीएमसी का हालात आप सब देखते हैं, ये सारे पार्टी बिखरते जा रहे हैं। सारे पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेतागण इधर उधर भाग रहे हैं। आप तो देख रहे हैं घबराए हुए टीएमसी पार्टी। ये भी आप देख रहे हैं कि इतने दिनों तक तो कांग्रेस पार्टी के नेतागण के साथ मुलाकात करने की कभी जरूरत नहीं समझे वो लोग। अभी इन लोगों को लगते हैं कि नहीं अभी करना चाहिए, हो सकता है। दिल्ली में क्या मीटिंग चल रहा है उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। ये इंडिया ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था और उसके बाद थोड़ा फॉलो अप मीटिंग्स वो दोनों पार्टी का वो हो सकता है और हो रहा है। तो सोनिया जी कांग्रेस का लीडर है, ममता जी हमारा लीडर है, तो राहुल जी उनका लीडर है, अभिषेक हमारा लीडर है। तो वो लोग क्या मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस से हाथ मिलाकर ममता बनर्जी अपने सांसदों की बगावत को तब भी रोक पाएंगी? उनके लिए अपनी पार्टी में बगावत को लेकर आज 2 बुरी खबरें आईं। पहली ये कि ममता की करीबी राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने आज इस्तीफा दे दिया। असम के रहने वाली सुष्मिता देव पश्चिम बंगाल से टीएमसी की राज्यसभा सांसद थीं, वो असम की हैं, और आज इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से भी मुलाकात की। सुखेंदु शेखर के बाद वो दूसरी टीएमसी सांसद हैं जिन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और अब ये घटकर रह गए हैं 11। उनके लिए दूसरी बुरी खबर ये कि पश्चिम बंगाल में बागी विधायकों के गुट ने दावा किया है कि अब उनके विधायकों की संख्या
बढ़कर 64 हो गई है। कुछ दिन पहले तक बागी विधायकों की संख्या 58 थी, अब 64 हो गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कुल 80 विधायक हैं और इनमें से 64 की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के साथ सिर्फ 16 विधायक बचे हैं। और आज बागी विधायकों के गुट ने दावा किया कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। अब आपको थोड़ी देर के लिए देश के बाहर लेकर चलते हैं और आपको आज की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बताते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह है कि ईरान ने खाड़ी के 3 देश कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं। ईरान ने जॉर्डन के एक एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया और उसका दावा है कि इसमें अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के हैंगर और कमांड सेंटर नष्ट हो गए। हालांकि जॉर्डन ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 5 मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसी तरह कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया है। कुवैत पर पिछले 7 दिनों में ये ईरान का दूसरा बड़ा हमला है। इसके अलावा ईरान ने बहरीन में अमेरिका की नौसेना के अड्डे पर भी हमला किया और उसने दावा किया है कि वहां पर भी उसने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है अमेरिका को। ईरान युद्ध में पिछले 2 दिनों में अमेरिका को अपने 2 बड़े एयरक्राफ्ट्स गंवाने पड़े। 8 जून को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अमेरिकी वायुसेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया और अब ईरान ने अमेरिका के एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। ये अमेरिकी सेना के बहुत आधुनिक और महंगे हथियार हैं और 2 दिन में अमेरिका को 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। MQ-9 ड्रोन की कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए के आसपास होती है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास होती है। अब एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कौन सी नई चेतावनी दी है। विकसित भारत का विकसित भारत। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर जेके टायर। जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है। सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं। भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। विकसित भारत का विकसित भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान की सेना पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुकी है
और उसकी सेना अब बची ही नहीं है। ईरान पूरी तरह से इस युद्ध में हार चुका है और मिडिल ईस्ट में दादागिरी करने वाला ईरान अब खत्म हो चुका है। ट्रंप ने कहा है कि डील पर बातचीत करने में ईरान ने बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, जो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता था उसके लिए, और अब ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 9 जून की रात अमेरिका ने ईरान के लगभग 20 ठिकानों पर हमले किए थे। ज़्यादातर हमले ईरान के एक आइलैंड पर किए गए थे और ये ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ IRGC का एक बड़ा मिसाइल बेस भी है। अमेरिका और ईरान युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल अब लगातार हो रहा है, लेकिन इसी युद्ध में एक ड्रोन ने अमेरिकी वायुसेना के 2 पायलट्स की जिंदगी भी बचाई है। अमेरिका की नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 पायलट्स के रेस्क्यू ऑपरेशन में एक AI ड्रोन बोट का इस्तेमाल हुआ। 8 जून को हॉर्मुज में गिरे अपाचे हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट फंस गए थे, जिन्हें समुद्र से एक ड्रोन बोट के जरिए अमेरिका की नौसेना ने सुरक्षित निकाला। ड्रोन बोट की लंबाई लगभग 24 फीट है और ये समुद्र की सतह पर किसी नाव की तरह चलती है। आपको याद होगा 3 अप्रैल को अमेरिकी वायुसेना का एक पायलट ईरान में लगभग 30 घंटे तक फंसा हुआ था। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका ने एक बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया था, लेकिन इस बार भी अमेरिका ने अपने पायलट्स को सुरक्षित निकाल लिया। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. Oh, lovely. Well done. अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब हम डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है इस समय 5.3 मिलियन यानी 53 लाख व्यूज आज इस एपिसोड को अभी तक मिले हैं। और ये नंबर क्रोम DM की लाइव ट्रैकिंग के जरिए आता है, जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज को आपके सामने स्क्रीन पर दर्शाता है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मौन के 2 अर्थ होते हैं, या तो व्यक्ति कुछ नहीं जानता या वो सब कुछ जानता है। नमस्कार।